हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर शिक्षक भर्ती के विज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चंस के तहत आज एक और वीडियो आपके सामने। आप सीटेट यूपीटेट पेपर 2 के लिए भी इसे पढ़ सकते हो, जिनका स्ट्रीम विज्ञान है, साइंस है पेपर 2 के लिए। पेपर 2 में आपका 60 मार्क्स का आता है। वहीं आप अगर बात करते हो शिक्षक भर्ती में तो 10 मार्क्स का आपका जो है यहाँ से चीज़ें जो है वो पूछी जाती हैं। प्रकाश या लाइट के बारे में हमने शुरुआत कर दी थी। काफ़ी कुछ चीज़ें इसके बारे में हम बात कर चुके थे। यहाँ पर आगे चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पर अगले स्लाइड से। जी हाँ, लिखा है आपका कि धूप से बचने के लिए छाते में जो रंग संयोजन है वो सबसे उचित होता है। किस प्रकार का रंग संयोजन हम रखते हैं अगर धूप से बचना होता है? तो ऊपर उजला होता है और नीचे काला होता है। आपको पता होना चाहिए जब आप बात करते हो, जो आपकी ब्लैक सरफेस है वो आपका जो रेडिएशन है उसको लेकर के बात करो या फिर प्रकाश या धूप को लेकर के बात करो तो ऑब्जॉर्व करती है। ठीक है जी, इसीलिए ऊपर उजला रखते हैं और नीचे काला रखते हैं जब आप छाते के रंग संयोजन में को लेकर के बात करोगे। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो ऐसे में प्रतिबिंबों की संख्या यानी कि जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे वो कितने होंगे? वो इनफाइनाइट होते हैं, अनंत होते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है, जब किसी दर्पण को कोण से घूर्णित किया जाए, किसी भी कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन कितना होगा? जो रिफ्लेक्टेड जो रेज है उसका घूर्णन कितना होगा? तो वो 2 निकल करके आएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? यहाँ पर बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, इन्होंने इस तरीके से दिया हुआ है। आप बैनी आह पीनाला करके भी बोल सकते हो आप, ठीक है। विब गियोर करके भी लिख सकते हो, VIBGYOR करके भी आप लिख सकते हो। ये है इंद्रधनुष के रंगों का जो है सही क्रम। आगे है, इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग दिखाई देता है? तो आपको हरा देखने को मिलेगा। यहाँ से देखिए 1 2 3 4, ये 1 2 3 और 4, यानी कि बीच में कौन सा मिला? हरा मिला। मतलब लेफ्ट और राइट आप दोनों तरफ से चले, ग्रीन आपको कलर देखने को मिलेगा। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? तो 12 बजे आपको इंद्रधनुष जो है वो दिखाई नहीं देगा। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। जल में वायु का बुलबुला किस भांति व्यवहार करता है? तो वह अवतल लेंस की भांति बात करता है या व्यवहार करेगा? बात नहीं, व्यवहार करेगा, ध्यान रखिएगा। जल के अंदर वायु का बुलबुला वो अपसारी लेंस के जैसा। और ऐसे ही यहाँ पर जब आप फॉर साइटेडनेस की बात करते हो, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस को प्रयोग में लेकर के आते हैं। ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस को लेकर के यहाँ पर बात की जा रही है। निकट दृष्टि दोष में जो लेंस उपयोग में लाया जाता है उसे हम नतोदर या कॉन्केव लेंस बोलते हैं, यानी अवतल लेंस बोलते हैं। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, अवतल और उत्तल। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस बोला, कॉन्वेक्स लेंस। निकट दृष्टि दोष को लेकर के जब आप बात करते हो तो इसे ही नतोदर या कॉन्केव या फिर अवतल लेंस कह देते हैं। निकट दृष्टि दोष को कैसे ठीक किया जा सकता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग करके यहाँ पर चीज़ बताई हुई है। आगे बढ़ते हैं, इसमें जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ये चीज़ आपने भी एक्सपीरियंस की होगी। बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। इस चीज़ का कारण क्या है? तो जो आँखें होती हैं वो अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित हो जाती हैं। जैसे होता नहीं है कि आप किसी ठंडे प्रदेश में रह रहे हों और आपको अचानक से किसी गर्म प्रदेश में अगर कर दिया जा रहा है, आप समझ रहे हैं, तो ऐसे में क्या देखने को चीज़ें आपकी मिलेंगी? मतलब आप उस समय अनुकूलित नहीं हुए होते हो, तो आपकी आंखें, चूंकि आप धूप से निकल करके आए हो, वो जब आप अंधेरे में जब जा रहे होते हो तो उनको एडजस्ट करने में वहाँ पर टाइम लग रहा होता है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में एडॉप्ट हो जाना या अनुकूलित कर लेना। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की ऊंचाई की न्यूनतम ऊंचाई होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है ये, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर आएगा, बिल्कुल से घबराने की ज़रूरत नहीं भाई। जो बीप बीप की आवाज़ आ रही, ठीक है, कोई और वस्तु नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसमें पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस के बने हुए होते हैं या बनते हैं? तो वो उत्तल लेंस के बनते हैं। खोज बत्ती यानी कि सर्च लाइट दर्पण में जो यूज़ में आता है वो नतोदर दर्पण होता है आपका। विज्ञान का सिलेबस भी मैंने शुरू किया है, सब कुछ मैं बताता रहूँगा आपको। आप
प्लेलिस्ट जो सुपरटेट 2021 की है उसमें आप जा कर के देख सकते हो सारे वीडियोज़ को। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है। धूप के चश्मे की पावर, अगर धूप के चश्मे की पावर को लेकर के बात करो तो जो आप पावर की जब यहाँ पर बात करते हो चश्मे की पावर को लेकर के, तो डायोप्टर में हम मापते हैं। किसमें? डायोप्टर में। जो पावर होगी वो 0 डायोप्टर होगी। आँखों की रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग की तुलना जो है की जा सकती है? मतलब जो आँखों का रेटिना होता है वो जो पहले के कैमरे आते थे ना, उससे उसकी किस भाग से आप तुलना कर सकते हो? तो जो फिल्म होती थी उसकी तुलना आप आज की आँख की रेटिना से कर सकते हैं। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह परावर्तित करता है। ओपेक वो चीज़ जो अपारदर्शी है, ऐसे में ट्रांसपेरेंट जो पारदर्शी होती है, तो यह उसी रंग को बताएगा जिस रंग का या जिसे वह रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, और रंग कौन से? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहते हैं प्राथमिक रंगों की संख्या बताइए, और जो प्राथमिक कलर होते हैं वो RBG, रेड, ब्लू, ग्रीन, यही लिखा हुआ, रेड, ब्लू और ग्रीन। ठीक है जी। आगे है, जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है? तो सफ़ेद होगा। ये ध्यान रखिएगा। 3 मूल रंग कौन से हैं? अभी अभी मैंने आपको बताया कि वो 3 मूल रंग कौन से हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि हमारा जो चैनल है, आपका टेलीग्राम चैनल, आपका हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के नाम से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उससे आप ज़रूर जुड़ जाएं। अगर आप कोई वीडियो नहीं पाते हो या आपको नहीं मिलता है ऐसे में, तो हम उसकी लिंक्स आपको वहाँ पर भेज दिया करते हैं। फेसबुक पेज इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर भी चीज़ें अपडेट होती हैं, उससे भी आप जुड़े रहें। अगर आपको कोई चीज़, कोई क्लास की कोई वीडियो या जो भी टॉपिक है उसकी वीडियो नहीं मिलती है, तो 8081743734 ये कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा। आप इस पर अपना नाम और जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, सीटेट, यूपीटेट या सुपरटेट, वो आप लिख करके ज़रूर भेजें। आपको लिंक्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा वहाँ से, और बाकी आपकी और भी हेल्प जो है वो की जा सकती है। यहाँ पर है आपका ध्वनि के बारे में कुछ बात लिखी हुई है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो वो धातुओं में देखने को मिलेगा आपको। लिखा है लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की जो गति होती है वो मैक्सिमम रहेगी? तो वो लोहा है, वो देखने को मिलेगा आपको। भाई बम को दूर लेकर के जाओ भाई, है कहीं दूर ही टुटवा दो इसको। चलिए, ध्वनि तरंगे जो हैं वो आपका ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान में रखने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर कुछ और चीज़ें लिखी हैं कि जो म्यूज़िक कंसर्ट्स होते हैं, हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ध्वनि का अवशोषण नहीं करेंगी तो ध्वनियाँ फिर से परावर्तित हो करके हमें सुनाई देंगी, हमारे कानों में फिर से आएंगी। उसे ही हम प्रतिध्वनि के नाम से, इको जिसे बोलते हो, कितना इको आ रही है, तो आपकी आवाज़ फिर से आप ही को सुनाई। जैसे कुएं में आप बोलते हो ना, हेलो 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 हेलो, कई सारे हेलो आए आपके, तो बिल्कुल वैसा ही है ये। इसीलिए म्यूज़िक कंसर्ट्स की जो दीवारें होती हैं वो साउंड को एब्जॉर्व करने वाली होती हैं। आगे है, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि यानी इको जो साउंड है सुनने के लिए परावर्तित सतह है और सुनने वाले के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 16.5 फीट की दूरी होनी चाहिए। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए ऐसे में? जिससे कि देखिए, परावर्तित सतह और सुनने वाले के बीच, तो ये फिट करके लिख दिया है, ध्यान रखिएगा, वो 16.5 मीटर ही है ऐसे में, 16.5। ओके, कुछ अगर दिक्कत लगती है तो एक बार आप नेट पे चेक करके आप यहाँ पर सजेस्ट चीज़ों को बता भी सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप। आगे है इसमें आपका, ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है? ध्यान दीजिएगा, यानी कि जब आप साउंड की वेलोसिटी को लेकर के बात करते हो तो 343 मीटर प्रति सेकंड यानी कि 343 मीटर पर सेकंड आपको देखने को मिलेगा। चंद्रमा की धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन पाते हैं, उसका कारण क्या है? कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं तो वायु नहीं, और यही वायु एक माध्यम का काम करती है। अगर हम कोई चीज़ बोलते हैं तो सामने वाला इसी वायु के माध्यम से हमें सुन रहा होता है। पराश्रव्य वह ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य की जब आप बात कर दोगे तो 20,000 हर्ट्ज से जिनकी ज़्यादा होगी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, वो पराश्रव्य में देखने को मिलेंगी। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है तो सोनोग्राफी है। ये चीज़ यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है,
चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या है? वह पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। देखिए जी, 20,000 जब आप हर्ट्ज से ज़्यादा की बात करते हो, और यहाँ पर चूंकि ध्वनि तरंगों की बात की गई है, उसके द्वारा वो डायरेक्ट होते हैं, चलते हैं, इसी वजह से वो रातों में उड़ पाते हैं और आराम से जो भी अपना शिकार है उसे वो कर पाते हैं। ध्यान रखने की ज़रूरत है। पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? तो ओजोन लेयर में बाधा देखने को मिलती है। जो ओजोन लेयर है वो कहीं ना कहीं आपकी डिप्लीट होगी, उसका क्षरण होगा, और ऐसे में जो पराबैंगनी किरणें यानी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं जो कि सूर्य से निकल रही होती हैं, वह उस परत से होकर के पृथ्वी की सतह की तरफ बढ़ेंगी। और अगर यहाँ पर आती हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मोतियाबिंद हो गया, आपका स्किन कैंसर जैसी बीमारियाँ जो है वो आपको देखने को मिल सकती हैं। सवाल एक है यहाँ से आपके लिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। उम्मीद है कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सेक्शन कमेंट में जा करके टिप्पणी ज़रूर करेंगे कि ओजोन दिवस आखिर कब मनाया जाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? ये एवरेज लिया गया है। लगभग 30 डेसिबल की ध्वनि जो है वो देखने को मिलती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना है? अगर 90 डेसिबल तक है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। मनुष्य के लिए शोर की जो सह सीमा है वो 45 डेसिबल तक है। ऐसे ही जो मानक ध्वनि स्तर है जो एक नगर के लिए भी दिया हुआ है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी बताया है, और वो 90 डेसिबल है। आगे है, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद कैसे किया जा सकता है? तो वहाँ पर जो क्वालिटी है, ध्यान रखिएगा, अगर सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर से चीज़ें बजाई जा रही हैं, क्वालिटी आपको अलग अलग मिलेगी। ठीक है, जो साउंड की क्वालिटी है वो आपको अलग अलग मिलेगी। अगला है इसमें कि किसी तरंग लंबाई जो है सबसे अधिक किसकी होगी? तो रेडियो तरंगों की होती है, रेडियो वेव्स की होती है। यहाँ से आप उसे भी ध्यान में रखिएगा। जो यहाँ पर काम कर रहे हैं अच्छे से वो चीज़ों को नोट करते जा रहे होंगे। एक टीवी सेट को चलाने के लिए टीवी और रिमोट कंट्रोल, जो आपका रिमोट होता है ना, उसके बीच में भी रेडियो वेव्स काम कर रही होती हैं। टेलीविज़न ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण से जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है वो कैसे लेकर के आई जाती हैं? तो वो अवरक्त होती हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंफ्रारेड करके वेव्स बोल देते हो आप इन्हें। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का जो संचरण होता है वो कैसे होता है? तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं, यानी कि आयाम मॉड्यूलन के द्वारा ये काम हो रहा होता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी। फिलहाल के लिए आज हम अपने इस वीडियो पर यहीं पर रुकेंगे। नेक्स्ट में हम मानव शरीर के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, क्या कुछ इनमें आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन सभी को लेकर के बात करेंगे। शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक भी करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।